हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस आप लोग के अराइज होते हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, क्लास 12 के बिहार बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। कई सारे टॉपिक्स मैं इस चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगी। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को भी कम्प्लीटली पढ़ लें तो हर एक क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो एनसीईआरटी में ही हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके मेंशन किए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके अराइज होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना होगा इस चैप्टर में है क्या। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स, सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर इस नेम का ही मीनिंग समझेंगे ना। माइक्रोब्स होते क्या हैं, आप लोगों को पहले से भी पता होगा माइक्रोब्स क्या होते हैं। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेनली हम लोग इसको कह सकते हैं यूनिसेलुलर्स। ओके, जिन्हें हम लोग द ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स कहलाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम उन्हें कह सकते हैं। ओके, तो ये तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा ये टर्म, लेकिन आज हम लोग इसको थोड़ा सा और भी माने बड़े रूप में समझेंगे कि क्या है ये माइक्रोब्स। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ही यही अराइज होता है कि ये माइक्रोब्स आखिर कौन सी कैटेगरी में इन्हें हम लोग प्लेस करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में भी आपके लिखा हुआ है कि आप बताइए कि माइक्रोब्स को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे माइक्रोब्स हम लोगों ने समझ लिया पहले से कि ये होते क्या है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेक्ड आइज, ठीक है। खुली आंखों से देखना बहुत मुश्किल है इन्हें, और यूनिसेलुलर्स होते हैं। तो जनरली हम लोग इसे किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 जनरली बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा कि इन्हें हम लोग कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं माइक्रोब्स को। तो जनरली माइक्रोब्स आर प्लेस्ड इन मोनेरा कैटेगरीज। ओके, माइक्रोब्स में जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में कौन से माइक्रोब्स होते हैं, तो हम लोग आंसर करते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियाज ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस दुनिया में। आप लोगों को मैंने अपने लास्ट एक और वीडियो में भी ये चीज़ बताया था, जब हम लोगों ने मोनेरा वीडियो को कंप्लीट किया था, पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि मोनेराज में जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज अगर हम लोग एक मुट्ठी सॉइल हाथ में लें तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप सोचिए कि आपके आसपास कितने बैक्टीरियाज मौजूद हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि जो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है वो है मोनेराज। तो मोनेराज में ही जनरली ज़्यादातर माइक्रोब्स को हम लोग प्लेस करते हैं। बट क्या और कोई भी किंगडम है जिसमें हम लोग डालेंगे माइक्रोब्स को, तो इसका आंसर है येस। प्रोटिस्टा में भी हम लोग माइक्रोब्स को डाल सकते हैं। ओके, प्रोटिस्टाज वो कैटेगरी है जिसमें ऑल यूनिसेलुलर्स आर प्लेस्ड, मतलब एक कंप्लीट यूनिसेलुलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे हम लोग प्रोटिस्टा कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो प्रोटिस्टाज बोलकर भी कुछ टर्म्स हैं जो कि माइक्रोब्स में आते हैं। इसके अलावा हम लोग माइक्रोब्स के लिए और भी कई टर्म्स को यूज़ करते हैं। चलिए पहले हम लोग उन टर्म्स को जानते हैं कि कौन कौन से कैटेगरीज, कौन कौन से नेम्स माइक्रोब्स में आते हैं, पहले ये हम लोग जानते हैं। ओके, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जनरली माइक्रोब्स में यूनिसेलुलर्स प्लेस किए जाते हैं। ओके, तो जब अब जनरली जब यूनिसेलुलर्स को हम लोग प्लेस करेंगे तो वो तो आ गए हमारे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में। ओके, वो आ गए हमारे मोनेराज एंड प्रोटिस्टा में। बट क्या इवन वायरस माइक्रोब नहीं है? वायरस आर नॉट माइक्रोब्स। तो इसका आंसर है येस, वायरसेस आर माइक्रोब्स। क्या वायरसेस भी माइक्रोब्स हैं, बट उन्हें हम लोगों ने किसी भी कैटेगरी में प्लेस नहीं किया है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर हैं। आप लोग जानते हैं ये टर्म, वायरसेस आर मॉलिक्यूलर। उन्हें हम लोग नॉन सेलुलर कहते हैं क्योंकि वो कब ज़्यादा अपना एक्टिविटी शो ऑफ करते हैं, जब वो किसी बॉडी में जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही समझते हैं। आज का टॉपिक मेरा इसका ओवरव्यू है इस चैप्टर का। आप लोग समझिए कि ये चैप्टर आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके
जनरल लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है समझना माइक्रोब्स, व्हाट आर माइक्रोब्स। और साथ ही साथ जो एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, क्लास 10th के भी बच्चे, क्लास 12 के भी बच्चे, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म एक तरह से है। ओके, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से कोरोना इस पूरे मतलब दुनिया पर छाया हुआ है, उस तरह से आप लोग को ये भी समझना होगा कोरोना भी तो एक माइक्रोब है। व्हाट इज़ कोरोना? तो कोरोना भी तो एक माइक्रोब है, बट इन विच कैटेगरी इट इज़ फॉल्स? तो हम लोग कहेंगे कि ये वायरस है। ओके, वायरस है, हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन सेलुलर है, बट है तो माइक्रोब, है तो माइक्रोब जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से ह्यूमन को असर कर रहा है। ओके, हम लोग वेलफेयर में सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि वेलफेयर में वो सिर्फ हमारा फ़ायदा ही कर रहा है माइक्रोब। ओके, इस चैप्टर में आप लोगों ने जैसा कि नाम पढ़ा होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो आप लोगों के दिमाग में ये तो बात आ ही गई होगी कि माइक्रोब हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ओके, बट सिर्फ हेल्पफुल हम लोगों को नहीं समझना है, इस चैप्टर के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये कई तरह से हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। हेल्पफुल तो है ही, बट हार्मफुल भी होते हैं। ओके, तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कई चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि MCQs के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के नाम अगर हम लोग बोलें तो माइक्रोब्स आर जनरली यूनिसेलुलर्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बट अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यूनिसेलुलर्स तो आप लोग बोलेगा कि मैम आप तो गलत बता रही हैं, कई माइक्रोब्स तो ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर्स नहीं हैं, मल्टीसेलुलर्स हैं। ओके, जैसे कि हम लोग माइक्रोब्स में पैरासाइट्स को भी पढ़ते हैं। ओके, पैरासाइट्स को भी हम लोग माइक्रोब्स में पढ़ते हैं, और भी कई सारे टर्म्स आते हैं जो कि यूनि से ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि ये यूनिसेलुलर है, बट हम लोग माइक्रोब्स का नाम कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा कि बैक्टीरियाज। ओके, बैक्टीरियाज। दूसरा हमने कहा कि प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टास, प्रोटिस्टास। ओके, तीसरा हमने कहा कि पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ओके, फंगस, फंगस। फिर क्या हो सकता है? बैक्टीरियाज, प्रोटिस्टास, पैरासाइट्स, फंगस, और क्या हो सकते हैं हमारे मतलब माइक्रोब्स में? हम लोग वायरस कह सकते हैं। ओके, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोब्स। देन सम वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स बोल के भी मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया था, आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ये सारे टर्म्स। एक तरह से ये हम लोगों ने बेसिक्स ऑलरेडी कर लिया है क्लास 11 में, अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा उसका डिटेल टर्म। ओके, तो वायरसेस हो चुका, फिर हम लोगों ने किया था वायरॉइड्स, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ओके, अगर हम लोग इन सबको वन बाय वन देखें तो क्या है ये देख लीजिए। बैक्टीरिया जनरली आप लोग जानते हैं अनडेवलप्ड सेल्स होते हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बैक्टीरियाज आर अनडेवलप्ड सेल्स। ओके, और बैक्टीरियाज में कई कैटेगरीज आते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बैक्टीरियाज, आर्की बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरियाज, कई सारे टर्म्स हमने पढ़े थे। और सबसे पहली बात तो ये किस किंगडम में फॉलो होता है, तो हम लोग कहेंगे मोनेरा, मोनेरा किंगडम। ओके, सबसे पहली बात तो बैक्टीरियाज कौन से किंगडम में फॉलो होता है, तो मोनेरा किंगडम में फॉलो होता है। ओके, अब बैक्टीरियाज में क्या खासियत होती है, तो बैक्टीरियाज में कुछ खासियत होते हैं जिसे हमें इस चैप्टर में डिटेल करना जरूरी है। ओके, बैक्टीरियाज में आपको मैंने पहले ही बताया, एक यू बैक्टीरिया होता है, एक आर्की बैक्टीरिया होता है। ओके, दोनों में कुछ बस डिफरेंस है। आर्की बैक्टीरियाज आर मोस्ट प्रिमिटिव देन यू बैक्टीरियाज। ओके, जो मेन बैक्टीरियाज आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा पुराना बैक्टीरियाज कौन थे, आर्की बैक्टीरियाज थे। ओके, आर्की बैक्टीरियाज के बारे में हमारे NCERT में वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आर्की बैक्टीरियाज का ही टर्म दिया हुआ है वो, जो कि कहा गया है कि बैक्टीरियाज आर मतलब सर्वाइव एट एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, बैक्टीरियाज जनरली एक एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लायक होते हैं। ठीक है, और वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसका आंसर आता है द आर्की बैक्टीरियाज। चलिए इसे हम लोग करते हैं कंप्लीट, आर्की बैक्टीरियाज। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। और दूसरा हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरियाज। ओके,
यू बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज तो मैंने पहले ही आपको बताया कि वो प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव है। आर्की बैक्टीरियाज में 3 कैटेगरीज फॉलो होते हैं। ओके, तीनों कैटेगरीज के बारे में आपके एनसीईआरटी ने बताया है, बट नाम नहीं बताया है कि क्या है, बिकॉज कि वो 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए वो डिटेल यहाँ पे नहीं देती है, क्योंकि आप लोगों का वो जनरल नॉलेज जानना चाहती है कि आप 11 में क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो 11 अगर आपका कंटिन्यूएशन है तो 12 आपका इजीली कंटिन्यू हो सकता है। ओके, तो आर्की बैक्टीरियाज के बारे में यहाँ पे जो टर्म आपका मेंशन है, यहाँ पर बस यही बताया गया है कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि वेरी वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लायक होते हैं। और वो बैक्टीरियाज किस तरह के एक्सट्रीमिटीज़ में सर्वाइव करते हैं, तो उसका आंसर आपके एनसीईआरटी ने बस दिया है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है, जस्ट फॉर थर्मोएसिडोफिल्स। ओके, देन वो एक्सट्रीम सॉइल कंडीशन में भी जीवित रह सकता है, मतलब कि सॉइल के कई परत नीचे भी वो, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन में भी वो जीवित रह सकता है। ओके, जस्ट फॉर मिथेनोजीन्स आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में। और द लास्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया का लास्ट वन एग्जाम्पल दिया है कि हाईली सैलिनिटी में भी वो जीवित रह सकता है। तो हाईली सैलिनिटी में कौन जीवित रह सकता है, तो इसका आंसर हमारा हेलोफाइल्स। ओके, तो 3 टाइप के बैक्टीरियाज हमारे आर्की बैक्टीरियाज में भी आते हैं, जिनको हमारे एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में मेंशन कर दिया है कि बैक्टीरियाज जनरली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जीवित रह सकते हैं, जिसमें एक होता है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में जीवित रह सकता है, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस को भी वो एक्सेप्ट कर सकता है और जीवित रह सकता है। ज्वालामुखी के लावा में भी वो जीवित रह सकता है। ओके, और उसी तरह से एक बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हाईली सफोकेटिव मीडियम में भी जीवित रह सकता है, जैसे कि मिथेनोजीन्स। मिथेनोजीन्स का क्वेश्चन कई बार आप लोग के एग्जाम्स में आता है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स को थ्रू आउट करके आप लोग देख सकते हैं। मिथेनोजीन्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मिथेनोजीन्स रूमिनेंट्स के बॉडी में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं, और गोबर आप लोग जानते होंगे काउ डंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है, बायोगैस प्रोड्यूस करने में। ओके, तो इसलिए हमारे एनसीईआरटी ने बस एक लाइन में इन चीज़ों को आपको मेंशन किया है, क्योंकि आप लोगों ने 11 में ये सब पढ़ लिया है। ओके, तो उसी को मैं आज बस आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू दिखा रही हूँ कि क्या है। तो आर्की बैक्टीरिया में जो 3 टर्म्स मैंने बोला, एक है थर्मोएसिडोफिल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर में जीवित रह सकता है, दूसरा है मिथेनोजीन्स जो कि एक्सट्रीम सफोकेशन में जीवित रह सकता है, और तीसरा है हेलोफिल्स जो कि एक्सट्रीम सैलिनिटी में जीवित रह सकता है। ओके, और उसके साथ साथ हमारा जो है, और हाँ, आर्की बैक्टीरियाज का जो सेल वाल होता है वो विदाउट पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। ठीक है, ये भी टर्म आप लोगों का एक रिवीजन टर्म है। देन यू बैक्टीरियाज में हम लोग आते हैं, तो यू बैक्टीरियाज का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, चलिए इसे भी हम लोग कर लेते हैं। सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब कि 2 तरह के पॉलीसेकेराइड्स का ये बना हुआ है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट इसका सेल्यूलोज जो बनाने में ये इसका हेल्पफुल है, वो सेल्यूलोज इसका 2 तरह का होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं नैग एंड नैम। कई तरह के क्वेश्चंस इसके अराइज होते हैं आपके। ओके, एन-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, यही इसका फुल फॉर्म है, एन-एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, इससे भी कई क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं प्रीवियस चैप्टर से। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके इसी चैप्टर से आपको मिलेगा क्वेश्चन, बट इस चैप्टर में ये सारे टर्म्स आपके मेंशन कर दिए गए हैं। ओके, क्योंकि आपको प्रीवियसली सारे चैप्टर्स को लेकर चलना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा बैक्टीरियाज का टर्म। अब हम लोग आगे आते हैं तो प्रोटिस्टाज। प्रोटिस्टाज आप लोग जानते हैं कि एक डेवलप्ड सेल होता है। ओके, एक डेवलप्ड सेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं अमीबा। अमीबा हम लोगों के लिए नुकसानदायक एक तरह से है। ठीक है, हमें कई तरह की बीमारियां देता है। अमीबॉइड डिसेंट्री आप लोगों ने पुराने चैप्टर में भी पढ़ा होगा ये सारे टर्म्स। ठीक है, इन सबको हम लोग डिटेल करेंगे। ओके, और इन सब का डिटेल्स मैं करूँगी, आप लोगों को कंटिन्यूएशन दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को समझना है। और अगर इस तरह से पसंद आए तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अदर को भी फॉलो की मतलब फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हम लोगों के वीडियो से उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अब देखिए, हम लोग एक का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि बैक्टीरियाज में आप लोगों से मैं पूछूँ अगर, तो बैक्टीरियाज क्या हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं या ओनली हार्मफुल है, तो इसका आंसर है कि यस, ये हेल्पफुल भी है।
हार्मफुल तो है ही, हम लोग जानते हैं बैक्टीरियल कई सारी बीमारियां होती है, बैक्टीरियल कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, ठीक है, देन हम लोग कह सकते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ओके, ये सब क्या है बैक्टीरिया से फैलते हैं, ओके। टाइफॉइड का तो कई बार क्वेश्चंस भी आया है, सैल्मोनेला टाइफॉइड बैक्टीरिया, ओके। देन हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस का, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, ओके। और कॉलेरा को लेकर भी हम लोग बोलते हैं कि वाइब्रियो कॉलेरी, कई बैक्टीरियाज हैं जो कि बीमारियां कॉज करते हैं। लेकिन क्या बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है? ये हेल्पफुल है। एक तो वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि दही बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। इसको मैं आज एक्सप्लेन आप लोगों को करती हूँ, ओके। फॉर मेकिंग कर्ड, ठीक है। इसका कई बार क्वेश्चन आपका आया है कि कर्ड बनाने में बैक्टीरिया हेल्पफुल है। कौन सा बैक्टीरिया हेल्पफुल है? तो इसका आंसर होगा दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ओके। लैक्टोबैसिलस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तो नाम है, इसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB के नाम से भी जानते हैं, ओके। किस नाम से जानते हैं? LAB, ओके। LAB इज स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ओके। ये बैक्टीरिया तो हेल्पफुल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हेल्पफुल है दही बनाने में। तो ये किसको दही बनाता है, किसको कन्वर्ट करता है? तो हम लोग कहेंगे कि ये मिल्क को कन्वर्ट करता है दही में, ओके। मिल्क में ये बैक्टीरिया करता क्या है कि ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हम लोग पहले मिल्क में डालते हैं, ओके। मिल्क में डालते हैं, और वो भी किस अमाउंट में? आप लोग को पता होगा कि थोड़ा सा भी कर्ड अगर हम लोग लें, थोड़ा सा भी कर्ड, मतलब कि एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनोक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल पोर्शन ऑफ कर्ड कॉल्ड इनोक्यूलम, ओके। आप जनरल लैंग्वेज में कहेंगे क्या कह सकते हैं? जोरन, जोरन कहते हैं ना यहाँ पे देहात में लोग, मतलब घरों में लोग जोरन नाम से जानते हैं कि दही दूध में हम लोग जोरन डालते हैं, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं इनोक्यूलम। स्मॉल पोर्शन ऑफ कर्ड इज कॉल्ड इनोक्यूलम। जब हम लोगों ने छोटा सा अमाउंट ऑफ कर्ड दही दूध में डाला, तो उसके साथ क्या गया? उस कर्ड के साथ ढेर सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज गए दूध में, ओके। ढेर सारे LAB गए, लैब गए दूध में, ओके। जब वो सारे गए दूध में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दूध के प्रोटीन को, ठीक है, दूध के प्रोटीन को, जिसे हम लोग कहते हैं केसीन, मिल्क प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं केसीन, एंड मिल्क का जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज, ओके, उन पर वर्क करना वो स्टार्ट कर देगा, ओके। तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ओके। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, एंड ऑल्सो द केसीन इज डाइजेस्टेड बाय द ये बैक्टीरियाज, ओके। केसीन जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगा बैक्टीरिया से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मिल्क प्रोटीन केसीन is partially digested by बैक्टीरिया, ओके। पार्शियली डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया हो जाएगा, और लैक्टोज शुगर जो रहेगा वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो दूध क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा, मतलब दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे कई तरह के फ़ायदे हैं, ओके। और हाँ, इसमें एक और चीज़ आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा, टेम्परेचर नीडेड 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। क्यों? क्योंकि दूध थोड़ा सा गर्म रहता है तभी वो दही बनता है, ना कि हम लोग दूध को फ्रिज में रख दें जोरन डाल के और वो दही बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। कई लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि दूध में हम लोग जोरन डाल के फ्रिज में रख सकते हैं तो वो जम जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत धारणा है। दूध का जमना हमेशा गर्माहट पे मतलब डिपेंड करता है, ओके। दूध जब तक 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं होगा तब तक वो जमेगा नहीं, ओके। उसको गर्मी की ज़रूरत है। आप लोग अभी जनरली, अभी ठंड का मौसम है, आप लोग जानते होंगे, ठंड के मौसम में अगर हम लोग दही जोरन डालते हैं
तो उसको जमने में लगभग 2-3 दिन का समय लग रहा है। वही गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, आप सुबह जोरन डालिए शाम को दही बन जाएगा आपका। ओके, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में ऑलरेडी टेम्परेचर इसके मतलब अकॉर्डिंग रहता है 30 डिग्री 25 डिग्री हमारे आसपास के एरिया का टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए वो क्या होता है कि 6 घंटे में भी वो जमा देता है। बट अभी तो नहीं है ना, अभी तो 12 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री यही तो है ना टेम्परेचर, तो इसके लिए इसे 2 से 3 दिन का टाइम लगता है जमने के लिए। ओके, तो ये है इसका मेन ओवरव्यू। अब देखिए कि इसमें फ़ायदा क्या हुआ, जिसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जब दूध से दही बन गया तो फ़ायदा क्या हुआ, दूध से दही बनने से फ़ायदा क्या हुआ। अब देखिए दूध से जब दही बना तो इससे होता क्या है, हम लोग कह सकते हैं एडवांटेज। ओके, एडवांटेज क्या है कि दूध में जो विटामिन B12 की मात्रा थी वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्या हो जाएगा, विटामिन B12 इंक्रीजेस। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन किया गया है एग्जाम्स में, आपके नीट एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स में भी, याद रखिएगा। जैसे ही दूध से दही बनेगा उसका विटामिन B12 इंक्रीज कर जाएगा अमाउंट। ओके, उसके साथ साथ और क्या होगा कि ये जो दही है, ये दही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्या होता है, हमारा RBC बढ़ाता है, RBC ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय कंज्यूमिंग कर्ड। ओके, कर्ड को खाने से हमारा RBC बढ़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है, कैल्शियम ऑल्सो इंक्रीजेस, कैल्शियम इंक्रीजेस। ओके, कैल्शियम भी इंक्रीज होगा हमारे बॉडी में। और क्या फायदा है, ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ओके, इंक्रीजेस इम्यूनिटी। ओके, कई तरह के फायदे हैं कर्ड से, जिसमें कि मोस्टली आस्क क्वेश्चंस है, दैट इज B12 वाला क्वेश्चन कई बार किया गया है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिएगा। देन लैब इज स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है, तो केसिन को डाइजेस्ट करता है। ओके, मिल्क प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करता है। टेम्परेचर कितना नीडेड है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस नीडेड है। ओके, इस तरह से हम लोग इसका ओवरव्यू जानते हैं। ठीक है, तो ये तो था ओनली वन थिंग, ओनली कर्ड के बारे में मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। ओके, तो मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए और इस तरह से आप लोग बेनिफिट लेते रहिए, और प्लीज़ फॉरवर्ड भी कीजिए हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।